आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इक्कीस जून बुधवार के दिन भर में आपका स्वागत। मैं हूं नितिन ठाकुर। प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट का आज पहला दिन है। अमेरिकी बिजनेस लीडर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क से उनकी मुलाकात हुई। कल उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होनी है। तो इस बड़ी खबर से शुरू करेंगे अपना पॉडकास्ट। उधर छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं। आदिवासी वोट्स पर सबकी नजरें हैं। इसी रेस में सर्व आदिवासी समाज पार्टी भी है। ये पार्टी राज्य में कितनी अहम है और ये किसकी मुसीबत बढ़ाएगी, बात करेंगे। ट्रिपल तलाक कानून के करीब 4 साल पूरे होने को हैं। क्या इस कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं की परेशानियां कम हुई? इस सवाल का जवाब खोजना है। और एक अच्छी खबर शेयर मार्केट से है। सेंसेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या कारण रहे इस उछाल के और लॉन्ग टर्म में इस उछाल के क्या मतलब हैं, ये एक्सपर्ट से समझेंगे। और आखिर में आएगा भौचक, लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया नितिन। मैरिज रजिस्ट्रेशन के वक्त धर्म बताना जरूरी नहीं, केरल सरकार ने जारी किया सर्कुलर। हनी सिंह को गैंगस्टर गोल्डी बरार ने दी धमकी, रैपर ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत। जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में फैसला। विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले केजरीवाल की शर्त, बैठक में सबसे पहले हो केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा। जेपी नड्डा का 24 जून का बिहार दौरा टला, अमित शाह 29 जून को जाएंगे मुंगेर। देहरादून जा रही इंडिगो की फ्लाइट बीच रास्ते से लौटी दिल्ली, पायलट ने तकनीकी खराबी की दी सूचना। योग दिवस पर गुजरात में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, सूरत में 12 किलोमीटर लंबी लाइन में 1.25 लाख लोगों ने एक साथ किया योग। टाइटन पनडुब्बी 48 घंटे से लापता, मात्र 30 घंटे की ऑक्सीजन बाकी। और भारत ने यूएन में आतंकी साजिद मीर का सुनाया ऑडियो, मुंबई हमले में आतंकियों को दे रहा था निर्देश, चीन ने कल मीर का किया था बचाव। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। You had a message from Prime Minister Modi before he came. What was the message? Welcome, Modi uncle. Modi uncle. Okay. यूएस में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर गीता मोहन से बात करते हुए इंडियन अमेरिकन्स के रिएक्शन इसी तरह के उत्साह से भरे थे। अपने अमेरिका के 3 दिनी दौरे के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज न्यूयॉर्क में लैंड किया। यूएस में इंडियन एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू और यूएन की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने पीएम का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। अपनी राजकीय यात्रा के पहले दिन आज प्रधानमंत्री की मुलाकात टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क से हुई। एक समय पर भारत में रेड टेपिज्म की परेशानी का जिक्र करने वाले मस्क ने आज खुद को पीएम का फैन बताया। इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान इलॉन ने कहा कि हम अमेरिका की तरह पूरी दुनिया नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि अगले साल वो शायद भारत भी आ सकते हैं और अपने साथ स्टारलिंक इंटरनेट भी लेकर आएंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार एक अहम मुद्दा रहेगा। भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन अमेरिका का जोर सिर्फ अपने हथियार बेचने पर है। पीएम और बाइडेन की कल होने वाली मुलाकात का एजेंडा क्या रहेगा और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर बातचीत के लिए दोनों देशों का फोकस रहने वाला है, हमने पूछा सीनियर जर्नलिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रकाश केरे से। देखिए, जब स्टेट विजिट होती है या 2 देशों के प्रमुख जब मिलते हैं तो उसके पहले बहुत कुछ होमवर्क हुआ रहता है। बहुत सारे पहलुओं पर फैसले हो चुके होते हैं, जिसकी एक तरीके से आप कहें कि औपचारिक घोषणा होती है या समझौतों पे हस्ताक्षर होते हैं। तो उस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन काफी पहले से चर्चा हो रही थी और इस यात्रा से पहले अमेरिकी रक्षा सचिव भारत आए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत आए और हमारे यहाँ के भी जानकार लोग लिख रहे हैं, लगातार बात हो रही है कि बेसिकली डिफेंस सेक्टर को लेके कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक खरीद के अलावा भी पार्टनरशिप चल रही है कि ज्वाइंट वेंचर चल रहे हैं जो हमारे देश में नेवी में और लॉकहीड मार्टिन टाटा का प्रोजेक्ट चल रहा है संयुक्त उपक्रम की लगा के। भारत का ये जोर है कि हम इतना, और इसमें डिफेंस सेक्टर में सिर्फ जहाज या तोप टैंक की बात नहीं होती, दूसरे तरीके के हथियार भी होते हैं और इससे एयरोस्पेस भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि भारत की
बड़ी एयरलाइन कंपनी ने कई सारे जहाजों की नागरिक उड्डयन के लिए उसका ऑर्डर दिया था। अभी कल अखबारों में आया कि एक और भारतीय कंपनी ने जहाजों का ऑर्डर दिया है। तो इसमें भारत का कहना यह है, और डिफेंस सेक्टर में खासकर जो मोदी सरकार के समय में बहुत कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं और उसमें प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा गया है, और ये भी कोशिश रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सामान वो खरीदें जो देश के अंदर बन रहा हो। तो भारत सरकार का ये कहना है कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, आप हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, आप हमारे यहाँ हमारे बिजनेसमैन के साथ आप साझेदारी करें। तो इसमें दो बातें होती है कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। उनका जोर थोड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके अमेरिका हिचकता रहा है लंबे समय से। तो उनका ये कहना है कि आप हमारा बना बनाए सामान फिलहाल आप खरीदें। इसमें इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वह व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। यानी हम अमेरिका जितना सामान भेजते हैं उससे कम हम अमेरिका से लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे भारतीय अमेरिका में हैं, और जो अभी हमारे देश में पिछले साल 100 अरब डॉलर से ज्यादा का जो वहां जो विदेशों में जो हमारे लोग काम करते हैं वो जो पैसा घर भेजते हैं उससे 100 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई हुई पिछले साल। अब उसमें जो है लगभग 23% के आसपास अमेरिका से आया है। तो जाहिर है कि अमेरिका चाहेगा कि उस पैसे का कुछ उसको भी फायदा मिले, और हमारे तरफ से ये कोशिश है कि आप उस पैसे को यहीं पे इन्वेस्ट कर दें। हम जो पैसा हम भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा में मुख्य रूप से यही होगा कि रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए कुछ अहम फैसले हमारे सामने आ सकते हैं। प्रकाश जी, पिछले साल एलॉन मस्क से जब एक ट्विटर यूजर ने पूछा था कि क्या टेस्ला भारत में आ रहा है, तो उन्होंने रेड टेपिज्म को एक बड़ी प्रॉब्लम बताया था। इस साल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि टेस्ला भारत में अब जो है वो आ सकता है। तो थोड़ा बताइए कि क्या परिवर्तन हुआ, क्या बातचीत हुई? कई पिछले काफी समय से टेस्ला की यह कोशिश है कि वो भारत में आए, लेकिन मामला यहाँ पे रुका हुआ है कि भारत सरकार का कहना है कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इलॉन मस्क का कहना है कि पहले हम बेचेंगे, सर्विस करेंगे, सर्विसिंग की सुविधाएं बनाएंगे, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग के तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ मसला रुका हुआ है। लेकिन पीछे बीच में फिर से एक बार सुगबुगाहट हुई थी कि आ सकता है, टेस्ला का आना संभव हो सकता है, और उसका एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोगों को आज दिखा। अब इसमें दो बातें हैं। जो एलन मस्क ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है और ये लोग भी इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं। इसी के साथ हम लोगों को याद करना चाहिए कि कुछ समय पहले जो उनकी एलन मस्क की जो इंटरनेट वाली कंपनी है स्टारलिंक, उसने भारत में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया था, लेकिन भारत सरकार ने फिर उनको अनुमति नहीं दी थी, तो वो मामला रुक गया। तीसरी चीज है कि टेस्ला जो है वो सोलर पावर में भी काफी कुछ कर रही है अमेरिका के अंदर और कुछ और देशों में, और हमारे देश में भी ये पुश है कि हम क्लाइमेट चैलेंजेस को देखते हुए क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े। हमारे यहाँ भी सोलर पैनल वगैरह में इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पैनल्स लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक रास्ता खुलेगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि वो अगले साल भारत आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बीच में, इस अवधि में दोनों तरफ से कुछ अच्छी प्रगति होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो पड़ोसी राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव भी साथ साथ होते हैं। एक और कॉमन फैक्टर है दोनों राज्यों में, वो है आदिवासी वोटर्स की आबादी। कल हमने मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के रेलेवेंस पर बात की और आज छत्तीसगढ़ की बात करेंगे चुनावी नजरिए से। प्रदेश की कुल 90 सीटों में एसटी के लिए कुल 29 सीटें रिजर्व्ड हैं और लगभग 50 सीट ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर्स नतीजों पर प्रभाव डालते हैं। कांग्रेस बीजेपी के अलावा इस बार यहां लड़ाई में है सर्व आदिवासी समाज पार्टी और इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद नेताम, जिन्होंने बीते महीने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 50 सीटों पर लड़ेगी।
नेताम पहले कांग्रेस में थे। अब जब प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं तो बात शुरू हो गई है कि कांग्रेस बीजेपी की इस लड़ाई में सर्व आदिवासी समाज पार्टी और नेताम कितने असरदार साबित होंगे। और ये हमने पूछा रायपुर में आज तक रेडियो रिपोर्टर सुमी राजप्पन से। एक्चुअली सर्व आदिवासी समाज एक ऐसा पार्टी से उभर रहा है जो ट्राइबल समाज के लिए काफी ज्यादा अपने आप को वो कह रहे हैं कि वो उनका रिप्रेजेंटेशन है। जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो ऑलमोस्ट बहुमूल्य कम्युनिटी है पूरे छत्तीसगढ़ की, वो उनको अपना टारगेट ऑडियंस रख के सर्व आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है। और इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया गया कि पूरे जितने भी शेड्यूल ट्राइब के जो सीट्स हैं वो है 29 सीट्स हैं छत्तीसगढ़ में। 90 सीट्स में 29 सीट्स एससी को बिलोंग करते हैं। तो उन सीट्स के अलावा वो टोटल 50 सीट्स पे लड़ेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से आया है। और सर्व आदिवासी समाज के जो लीडर है अरविंद नेताम, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और लोगों की वो ट्राइबल समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और वो एक मास लीडर की तरह उनका एक जो ओहदा है वो बहुत ऊंचा है। तो इसलिए जब वो सर्व आदिवासी समाज की चीजों को लेकर आते हैं तो वो उसका जो दर्जा है वो अलग हो जाता है और एक मास अपील की जो एक वो जो ब्रांडिंग है वो बहुत इजीली हो जाती है क्योंकि अरविंद नेताम का एक क्रेडिबल नाम है। लेकिन ये अपने आप में देखना काफी दिलचस्प होगा कि सर्व आदिवासी समाज जो इस बार 2023 में समीकरण को बदल सकता है वो कितना समीकरण को बदलता है। अगर हम बात करें फैक्ट्स और फिगर्स की तो 2003 से जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जितनी भी सत्ता में जो पार्टी होती है उसी के वोट कट करती है ऐसी कोई भी पार्टी जो नई एंट्रेंट होती है। तो सर्व आदिवासी समाज भी मोस्टली कांग्रेस की सीटों को कम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने अपना बेस्ट परफॉर्म अब तक जो 2018 में उनका परफॉर्मेंस था वो बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे दिया है। अब किसी भी तरीके से कांग्रेस आने वाले इलेक्शंस में इससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता। वो कांग्रेस की बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस अब तक की हो चुकी है। तो सर्व आदिवासी समाज बहुत उसका जो रोल है वो बढ़ जाता है क्योंकि वो टारगेट करने वाला है कांग्रेस के वोट बैंक को बहुत हद तक। सूमी, प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर थोड़ा समझना चाहूंगा कि कौन से इलाके आदिवासी बहुल हैं जो चुनाव में खास भूमिका निभाते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। जो सर्व आदिवासी समाज की हम बात कर रहे हैं तो उनका जो रोल है ये काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्राइबल एरिया हम जो बात कर रहे हैं वो ट्राइबल बहुमूल्य स्टेट छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिजर्व सीट 90 में से कुल 39 सीट रिजर्व है और 51 अनरिजर्व है। तो उस अपेक्षा से आप देखें तो ट्राइबल जो है फॉरेस्ट जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ का 3rd लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर होता है पूरे देश में। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो इसीलिए जो ट्राइबल जो एरियाज है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं यहाँ पर। और ट्राइबल एरियाज की अगर हम बात करें तो इसमें जो बस्तर और सरगुजा डिवीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस्तर सरगुजा डिवीजन में आप जगदलपुर सीट की बात कर लीजिए, दंतेवाड़ा की बात कर लीजिए, सुकमा की बात कर लीजिए, ये जो सारे जो सीट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि अगर हम एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो 30+% एसटी पॉपुलेशन है। मतलब अगर हम 3 करोड़ में बात कर रहे हैं तो 1 करोड़ के आसपास ये ट्राइबल पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में। तो इनकी जो वोट है वो बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। जगदलपुर एक ऐसी सीट है जो अपने आप में बहुत एक बेलवेदर सीट बोला जाता है अंग्रेजी में उसे, और बेलवेदर सीट उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जगदलपुर जिस भी पार्टी को वोट करता है वही पार्टी सत्ता में आती है अभी। और दंतेवाड़ा इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो ट्राइबल क्षेत्र अपने आप में पूरा सरगुजा हो या बस्तर हो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इन्हीं क्षेत्र से होके गुजरेगी आपकी सत्ता की जो कुर्सी है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो सरगुजा में भी ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो टी.एस. सिंहदेव की पकड़ है वहां पर वो 2018 में काफी अच्छी थी, लेकिन इस बार वो पकड़ कहीं ना कहीं हल्की पड़ रही है और उनका खुद का इस बार मनोबल भी काफी टूटा हुआ है। तो सरगुजा थोड़ा टफ पड़ने वाला है कांग्रेस के लिए। बस्तर की बात करें तो बस्तर में भी यही है। बस्तर में बीजेपी के पास आज की डेट में एक ट्राइबल चेहरा नहीं है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ट्राइबल चेहरे को लेकर एक स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है रामविचार नेताम को आगे करें। तो ये जो दोनों डिविजन हैं यही डिसाइड करेंगे कि इस बार सत्ता पे काबिज कौन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमी। तो अरविंद नेताम अगर कामयाब हुए तो साफ है कांग्रेस को ज्यादा खरेगा, क्योंकि नेताम की जो पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस से ही हुई थी। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और फिर कांग्रेस ने उन्हें 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते निकाल दिया था। सिर्फ 3 बार तलाक शब्द बोलकर 2019 तक कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी से अलग हो सकता था, बिना अपनी पत्नी को बताए कि क्यों अलग होना चाहता है। 2017 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। फिर 2019 अगस्त में देश की संसद ने एक कानून बनाया और इस 3 तलाक को बैन कर दिया। अगर कोई हिंदू
मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चुनावी तौर पर भी ट्रिपल तलाक को बीते 4 सालों में बीजेपी ने खूब इस्तेमाल किया। राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कहा कि इस कदम का बीजेपी को लाभ मिला है। तो राजनीतिक लाभों के अलावा जिसके लिए कानून बनाया गया, जिस मोटिव के साथ लाया गया, उसमें ये कितना कामयाब दिखता है, ये समझने के लिए हमने बात की नाजिमा परवीन से, जो आंध्र प्रदेश की क्रिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं। और नाजिमा ने इस पर इंडिया टुडे में काफी विस्तार से एक स्टोरी की है। ठीक है, तो इसमें एक तो क्लैरिफिकेशन यही है कि हम पूरे मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, क्योंकि ये कानून उन्हीं को मद्देनजर रखकर बनाया गया था। दूसरी बात ये कि जो कोई भी कानून होता है, उससे कानून से कभी कोई बदलाव नहीं आता, बदलाव समाज से आता है। कानून सिर्फ एक जरिया होता है किसी भी बुराई के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने का। और एक कानून के साथ में ऐसा नहीं हुआ। हमें पता है कि किस तरह से कानून पास हुआ एंटी मुस्लिम एनवायरनमेंट में। तो उसमें हुआ क्या कि जो इसका प्रभाव है, जो इसका प्रभाव जैसा कि कहा गया था कि क्रिमिनलाइजेशन से ऐसा अज्यूम किया गया था कि मुसलमान औरतों को फायदा होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसमें 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि जो उसका इम्प्लीमेंटेशन का एस्पेक्ट है, हमेशा जो भी कानून बनता है तो उसके लिए कुछ नियम और अधिनियम बनाए जाते हैं ताकि वो जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तक वो उसको साफ तरीके से पहुंचाया जा सके ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके, लागू किया जा सके। इस कानून के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत ही अनक्लैरिटी है, इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास। जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, जो न्यायालय हैं, उनके पास ये जानकारी नहीं है कि इसके किस क्लॉज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है कि अगर 3 तलाक का इंसिडेंट हुआ है तो उसको आपको प्रूफ करना है, क्योंकि ये हमेशा एक डिमांड होती है किसी भी क्रिमिनल लॉ में या किसी भी लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसका आपको एविडेंस होना चाहिए। यहाँ पर 3 तलाक का मुद्दा एक ऐसा है जो कि क्लोज फैमिली में या आपस में जो कपल्स के बीच में झगड़ा होता है उस दौरान में होता है। तो ऐसे में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो औरतों के ऊपर है। तो उसका असर ये हुआ है कि ये एक तो वो ये साबित ही नहीं कर पाती, तो कोई केस रजिस्टर नहीं होता। दूसरा उन्होंने सोचा था कि वो शायद इसके जरिए अपने जो अब्यूसिव हस्बैंड्स हैं उनको पनिश कर पाएंगी, या इसके जरिए वो अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगी, शादी को बचाने की कोशिश कर पाएंगी, या बहुत ज्यादा अगर इसको देखा जाए तो एक डिग्निफाइड तरीके से शादी को खत्म करने का एक जो तरीका है, शायद वो इस कानून से निकलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑन द कंट्री ये हुआ है कि जो अब्यूसिव हस्बैंड्स हैं वो या तो उनको मजबूर करते हैं कि वो उन्हीं हालात में रहें, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन या जो जेल जाने की बात थी उसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया मीडिया सर्कल्स में भी और पॉलिटिकल एक्टर्स में भी। नाजिमा, आपने जिक्र किया अपनी स्टोरी में कि इसमें पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को काफी बल मिला इस सब से, तो कैसे, थोड़ा समझाइए। देखिए, जो मेंटल फिजिकल जो एक अब्यूज इस तरह के रिलेशनशिप में औरतों का होता था, पहली बात तो ये कि वो बढ़ गया है। और उसके बढ़ने की वजह ये है कि जो कानून है वो, पहली बात तो ये कि वो बढ़ गया है। दूसरी बात ये है कि जिसकी वजह से जो औरतों को जो अबांडनमेंट है, जो सिंगल वुमेन है, वो उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। यानी जो 3 तलाक की विक्टिम थी पहले, अब उनके ऊपर इस तरह का ये दबाव है कि वो या तो जाकर अलग रहें या फिर वो उसी तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो मुस्लिम मैन है या जो मर्द हैं, जो शादीशुदा मर्द हैं जो इस तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, वो अपने आप को उस तरह की पनिशमेंट से बचाने के लिए ये फोर्स कर रहे हैं कि वो औरतें उसी तरह के रिलेशनशिप में रहें। और तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि वो ये है कि जो औरतों का इसकी वजह से मेंटल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल जो असर है वो बहुत गहरा हुआ है, क्योंकि वो अब या तो फोर्स्ड है उसी तरह के रिलेशनशिप में रहने के लिए, या फिर वो एक सिंगल
मैरिड वीमेन की लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, लॉ के ग्राउंड पर लागू होने में क्या कमियां रही, कहाँ चूक हुई कि इस फैसले के साथ जो दावा किया गया था उससे बहुत दूर है स्थिति? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं एक रिसर्चर हूँ और मेरा काम जो भी कानून है बना है उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसको एनालाइज करना है, उसके इम्प्लीकेशंस को एनालाइज करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं इतने सालों से, जो इस तरह के विक्टिम्स को शेल्टर देती हैं, रिहेबिलिटेट करती हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ में एक वार्तालाप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ज्यादा अच्छी तरह इस बात को समझती हैं और बता पाएंगी कि आखिर इसमें क्या कमी है और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, या क्या क्लॉजेस हैं जो उसमें जोड़े जाने चाहिए, या किस तरह से इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाना चाहिए। क्योंकि जो उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं या बच्चों पर होने वाले जो असर हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं वो अभी तक उसका फोकस नहीं बने हैं, तो उसमें जो आने वाले असर हैं उनको किस तरह से डील किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं उन विक्टिम्स के साथ में, वो ज्यादा अच्छी तरह से इसका जवाब दे पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिमा। हमारे देश के अलावा ट्रिपल तलाक पर कानून कुल 28 देशों में है और इस लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भी जो हैं वो शामिल हैं। आज एक बड़ी खबर शेयर मार्केट से आई। सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई का आंकड़ा छू लिया। निफ्टी ने भी गति पकड़ी। 260 अंक चढ़कर सेंसेक्स ने जो जादुई आंकड़ा छुआ वो था करीब 63,588 अंक। इससे पहले ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड पिछले साल दिसंबर में बना था। निफ्टी में भी ज्यादातर इंडेक्स आज हरे निशान में थे। बैंक, आईटी से लेकर ऑयल एंड गैस, मीडिया सभी में तेजी रही। हालांकि ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी और मेटल में थोड़ी गिरावट दिखी भी। तो क्या वजह रही इस उछाल की, ये समझने के लिए बात की हमने सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली से। देखिए, सेंसेक्स पीछे प्रेशर में रहा काफी टाइम से। पिछले 1-2 साल से जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे उनको ये शिकायत थी कि उनके पैसे पे अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है। उस रफ्तार से शेयर मार्केट ने नहीं दिखाई है जो पिछले कोविड के समय दिखाई थी। उसका मुख्य कारण रहा कि दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक थे, अमेरिका में उसको फेड बोलते हैं, भारत में जैसे रिजर्व बैंक बोलते हैं, तो उन्होंने ब्याज की दरें बढ़ाई थी महंगाई की वजह से। तो ब्याज की दरें बढ़ाने की वजह से जो यहाँ पर विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, एफपीआईज और एफआईआईज जिनको हम बोलते हैं, उनका भी पैसा पीछे नहीं आ रहा था। उन्होंने बेतहाशा भारत से पैसा निकाला था क्योंकि उनके अपने देश में ब्याज की दरें बढ़ गई थी, तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकाल रहे थे। तो अब जब महंगाई अमेरिका से लेके भारत में लगाम पे आई है, भारत में तो हम सब जानते हैं सीपीआई इंडेक्स इस टाइम 4.25 पर है। अमेरिका में भी इस बार जो फेड की मीटिंग हुई थी इस महीने, उसमें ब्याज की दरों में पॉज लिया गया है, ब्याज की दरें नहीं बढ़ाई गई। इस बात को लेकर मार्केट उत्साहित है कि ब्याज की दरें बढ़ने का और महंगाई का जो दौर था वो समाप्त हो चुका है, और यही मार्केट के बढ़ने में एक तरह से अड़ंगा था या रोड़ा अटका रहा था। तो उसके हटने से मार्केट अब फिर से जो है बॉयंट हो रही है। और भारतीय मार्केट की अगर हम बात करें तो भारतीय सेंसेक्स ने अभी कुछ दिन पहले अपने ऑल टाइम हाई को पार किया था। हमारी जो निफ्टी है 18,887.6, क्योंकि निफ्टी 50 स्टॉक्स के बनता है, सेंसेक्स 30 स्टॉक से बनता है, तो हम निफ्टी को ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। तो निफ्टी 18,887 जो अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नजदीक है। आज जो क्लोजिंग हुई है 18,856.85 के हुई है। शरद जी, इंडियन इकोनॉमी के लिए इस उछाल का क्या मतलब है और क्या इस उछाल को देखकर लंबे समय के लिए खुश हुआ जा सकता है? कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से इस समय है। भारत 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो मुझे लगता है कि भारत में जो निवेशक हैं उनका इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग एफडीआई के जरिए, एफपीआई के जरिए भारत में पैसा एफपीआई तो सीधा ही स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और उसका कोई कहीं भी आप उदाहरण ले लीजिए, आईफोन बनने ले लीजिए, आप कोई भी चीज ले लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए, रियल एस्टेट सेक्टर में भारत में तेजी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियां 6-6 महीने बाद बुकिंग करने के बाद अच्छी गाड़ियां मिल रही हैं। तो कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था, जबकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इस समय प्रेशर में है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय तेजी में है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए हैं, बहुत सारे वहां पर करार होने की उम्मीद है, खासकर डिफेंस सेक्टर को बहुत फायदा होने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी, ब्याज की दरों में पॉज लगना, महंगाई में कमी आना, ये सब फैक्टर्स भारत की तरफ दुनिया भर के निवेशकों का रुझान बढ़ा रहे हैं। और जहां तक हम जो घरेलू संस्थागत निवेशक है, जिनको हम DIIs कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
वो लगातार पैसा लगा रहे हैं। SIP जिसमें लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उसमें भी अब कलेक्शन 15-16 हजार करोड़ प्रति माह के आसपास पहुंच गई है, और वो सब पैसा शेयर मार्केट में आता है। तो एक तरफ रिटेल निवेशकों का फिर से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय शेयर मार्केट में फिर से लौटना हुआ है। करीब 40,000 करोड़ से ऊपर का पैसा मई के महीने में देखा हमने। इस महीने भी करीब 15 से 20,000 करोड़ अभी तक FPI लगा चुके हैं। तो और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मैंने बात करी, वो भी भारतीय बाजार में पैसा लगा रहे हैं, उसको लेके ये तेजी आई है। जी, मेरा एक और सवाल है, इन्वेस्टर्स को आपकी क्या सलाह है इस खबर के बाद, और कैसे रिएक्ट करना चाहिए उन्हें मार्केट में? मैं इसमें जो चैलेंज मानता हूं इस समय जो है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट यहाँ से वापस भी मुड़ सकता है, वो है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अमेरिका चाइना में तनातनी बनी हुई है, रशिया यूक्रेन का वॉर बीच बीच में बहुत तेज हो जाता है और न्यूक्लियर वॉर की धमकी आने लगती है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ से मार्केट वापस भी मुड़ सकती है। तो निवेशकों को मेरी सलाह ये है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं कि जब जब मार्केट डिप करे थोड़ा थोड़ा लगाएं, SIP के माध्यम से लगाएं। SIP खाली म्यूचुअल फंड में नहीं होती, SIP आपके निवेश करने का तरीका भी बन सकता है, जहां आप थोड़ा थोड़ा पैसा जब जब मार्केट गिरे, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना आप पीरियड सेलेक्ट कर लें और उस पैसे को आप आहिस्ता आहिस्ता करके लगाते जाएं, जिससे कि आपके सारे शेयर ऑन एन एवरेज अच्छे प्राइस पे इकट्ठे हो जाएं और लॉन्ग टर्म नजरिया स्टॉक मार्केट पे रखें। शॉर्ट टर्म लोग जो नजरिया रखते हैं, मैंने देखा है वो उनका घाटा होने का चांस ज्यादा होता है। तो बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय शेयर मार्केट इस समय बहुत अच्छी परिस्थिति में है। मार्केट कैप भी हमारा अच्छा है, हमारी ओवरऑल GDP $3.75 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। हमारा मार्केट कैप जो शेयर मार्केट का होता है वो करीब $3.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय शेयर मार्केट पूरी दुनिया में सबसे अच्छी परफॉर्म करने वालों में से एक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। और अब बारी है भौचक की। आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि शादी वो अमल है जिसमें एक औरत और एक मर्द इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। लेकिन जयपुर में एक मामला ऐसा आया है जिसमें तलाक के बाद भी मियां बीवी एक दूसरे को चैन से नहीं बैठने दे रहे और एक दूसरे को अजीब अजीब तरीके से परेशान करने की जुगत लगा रहे हैं। पूरा किस्सा बताते हैं। दशरथ कुमावत और सीमा कुमावत की तलाक का केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में अदालत ने दशरथ को यह आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 5,000 रुपए गुजारा भत्ता देगा। दशरथ इस बात से नाराज थे, लिहाजा अदालत के आदेश के बाद भी उन्होंने 11 महीने तक गुजारा भत्ता नहीं दिया, जिसके बाद सीमा ने कोर्ट में दोबारा शिकायत की। दशरथ साहब को फटकार लगाई गई और बीती 17 जून को उनके खिलाफ वसूली वारंट जारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अब यहाँ पर दशरथ ने खेल कर दिया। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, पैसा मैं दूंगा, लेकिन जैसे मेरा मन करेगा वैसे दूंगा। सीमा के वकील ने कहा ठीक है भाई, हमें तो पैसे से मतलब है, आप दीजिए। अब आप सीन देखिए। एक सुबह जयपुर फैमिली कोर्ट में दशरथ साहब दाखिल होते हैं और उनके पीछे बड़े बड़े 7 बोरे कंधे पर रखे हुए लोग चले आ रहे हैं। इन 7 बोरों में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के थे। लाकर बोरे जज साहब के सामने रख दिए गए और कहा ये लीजिए, पूरे 55,000 हैं। दशरथ की ये हरकत देखकर सीमा और उनके वकील चौंक गए कि ये क्या बवाल है भाई, अब ये बोरे ले कौन जाएगा यहाँ से। पत्नी सीमा कुमावत के वकील साहब ने कहा कि महिला को इतने सारे सिक्के एक साथ देना मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। पर दशरथ ने जज साहब से कहा कि भाई ये वैध करेंसी है और इसलिए सीमा इसे लेने से मना नहीं कर सकती। जज साहब ने कहा कि भाई बात तो ठीक है, इनकार तो नहीं कर सकती क्योंकि कानूनन ये करेंसी वैध है। पर जज साहब भी कम नहीं थे, वो जानते थे कि दशरथ सीमा को परेशान करने के लिए ये पैंतरा चल रहे हैं। लिहाजा जज साहब ने ऑर्डर करते हुए कुछ लम्हे सोचा और फिर कहा कि सीमा इन रुपयों को लेने से मना तो नहीं कर सकती, ये बात ठीक है, लेकिन सीमा का ये हक है कि उनके सामने दशरथ इन सिक्कों को गिने ताकि सीमा श्योर हो जाए कि पैसे कम नहीं है। अब दशरथ मियां फंस गए। 55,000 के सिक्के अदालत में बैठ के गिनना आसान काम नहीं है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सिक्के गिनने के अलावा दशरथ 1,000 के 55 पैकेट बनाए और वो सीमा को सौंपे। तो शाणे को 1.5 शाणा वाला जो मुंबईया मुहावरा है वो याद आ गया। तो खैर, अदालत ने दशरथ को अगली सुनवाई जो कि 26 जून को है, उस दिन पूरी गिनती के बाद सिक्के देने को कहा है और तब तक सारे सिक्के कोर्ट की सुरक्षा में रखे जाएंगे।
मियाँ बीवी की इस अनोखी मुकदमेबाजी के बाद मुझे तो जावेद अख्तर का वो शेर याद आ रहा है कि गिन गिन के सिक्के हाथ मेरा खुरदरा हुआ, जाती रही वो लम्स की नरमी, बुरा हुआ। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। शुक्रिया जमशेद। और आज 21 जून है तो वर्ल्ड म्यूजिक डे है। इसी मौके पर चूंकि बुधवार है तो हमने सोचा बेबाक बुधवार की बैठकी रखी जाए। तो रात 9 बजे ट्विटर स्पेस में आइएगा, हमारे आज तक रेडियो ऐसा लिखकर ट्विटर पर सर्च कर लीजिएगा और फिर 9 बजे शामिल हो जाइए। आज हमने तमाम सिंगर्स बुलाए हैं, तो आप में भी यदि कोई छोटा मोटा या बड़ा सिंगर छिपा हो तो आइएगा, सुनाइएगा कोई गाना वर्ल्ड म्यूजिक डे पर। आज का दिन में प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अपना बहुत ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।